हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम करेंगे जीएस वर्ड का टेस्ट सीरीज, जो है आज का हमारा चौथा पेपर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपलोड की जा चुकी हैं। आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, चैनल पे देख सकते हैं उसे। और आपको वीडियो कैसी लग रही प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा रहेगा अर्थव्यवस्था। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, ये पूछा जा रहा है। कृषि की प्रधानता, बृहद बेरोजगारी, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में उद्योग की प्रधानता नहीं है। इंडिया एक विकासशील देश है। विकासशील देशों में उद्योग इतना विकसित नहीं है, जबकि विकसित देशों में उद्योग की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। कृषि की प्रधानता है इंडिया में, ये बात सही है। बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है और न्यून प्रति व्यक्ति आय है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड देखते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ। कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ, भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ। तो इसका आंसर है आपका सी। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के लिए जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण लाया गया था। ये जो है आपका 1991 में आया था आर्थिक उदारीकरण, 24 जुलाई 1991 में। तो इस नीति में क्या कहा गया था कि 18 प्रमुख उद्योगों को जो है छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को जो है लाइसेंस फ्री कर दिया गया था कि आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो इसका आंसर है आपका डी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है आपका राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसका गठन कब हुआ था? सीएसओ का गठन, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन 2 मई 1951 को 2 मई 1951 को गठन हुआ था। वर्तमान में सीएसओ और एनएसएसओ प्लस सीएसओ को मिला के अब क्या कहा जा रहा है? एनएसओ कहा जा रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा कि एनएसओ दोनों को मिला के क्या बनाया गया है? एनएसओ बनाया गया है। तो अब कौन करता होगा राष्ट्रीय आय की गणना? एनएसओ करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचालक है? एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो इसका आंसर है आपका सी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि होना। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 कथन दिए हुए। कथन ए और कारण आपका, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना रहेगा? आप लोग भी तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, सतत विकास क्यों है, किस लिए है, अपना भी दिमाग जरा लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। वर्ल्ड कमीशन, यहाँ पे हम लिखते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है WCED द्वारा 1987 में, कब आई थी? 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे हम ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। इसके अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करें। तो इस तरह से आपका सतत विकास का क्या मतलब है कि आप भावी पीढ़ियों, जो आने वाली पीढ़ियों हैं,
उनके लिए भी आप संसाधन को सुरक्षित रखें और अपनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ये सतत विकास का आपका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर है 6। ये रिपोर्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1987 में, जिसे हम ब्रटलैंड रिपोर्ट, अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, या फिर ये जारी कौन कर रहा था, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट कर रहा था। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, क्या है आवश्यक है? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका डी, उपयुक्त सभी जो है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी विकास का आशय क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। तो समाज के सभी वर्गों, यहाँ तक कि वंचित, जो सबसे गांव में बैठा पिछड़ा व्यक्ति है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। समावेशी विकास का मतलब यही है कि सभी वर्गों तक संसाधनों एवं सुविधाओं की पहुंच से इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? देखते हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, बहुफसली योजना। तो इसका आंसर है आपका डी, बहुफसली योजना आपका भूमि सुधार से संबंधित नहीं है, जबकि जमींदारी प्रथा, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, ये सभी जो हैं आपके भूमि सुधार से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? 16 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952, 4 अप्रैल 1951, 16 अगस्त 1950। तो इसका आंसर है आपका बी, 6 अगस्त 1952 को जो है एनडीसी या फिर आपके राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ये एक संविधानेतर संस्था है, संविधानेतर संस्था है, और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है या पीएम होता है। ये जो है योजनाओं का अंतिम अनुमोदन करने वाला होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर है 9, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? श्रीमन नारायण ने, एनआर सरकार ने, जयप्रकाश नारायण ने, कस्तूरी भाई ने। तो इसका आंसर है आपका ए, श्रीमन नारायण ने जो है 1944 में गांधीवादी योजना का शुभारंभ किया था। ये किस पे आधारित थी? तो ये जो था विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की स्थापना से संबंधित थी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय, तृतीय, द्वितीय, छठी। तो इसका आंसर है आपका सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये 1956 से लेके 1961 तक थी। इसे जो है पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं, पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। 1956 में जो है घोषित किया गया था कि औद्योगिक नीति में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना को स्वीकार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, योजना अवकाश का संबंध किस अवधि से है? 62 से 65, 66 से 69, 1970 से 72, 2005 से 7। तो इसका आंसर है आपका बी, 1966 से लेकर 69 तक जो है ये आपका योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपका योजना अवकाश हो जाता है 3 साल के लिए, 1966 से 69 तक के लिए। क्वेश्चन नंबर है 12, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। तो एक तरफ जो है हमारा देश है, दूसरी तरफ हमारी राष्ट्रीय मुद्राएं हैं। बहत जो है आपका थाईलैंड की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? थाईलैंड की मुद्रा है। मलेशिया की जो मुद्रा है वो आपकी रिंगिट है, रिंगिट। इंडोनेशिया की रुपया है, इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो कौन सी है? रुपया है। वॉन जो है आपका दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बहत थाईलैंड की, रिंगिट जो है मलेशिया की, रुपया जो है इंडोनेशिया की, और वॉन जो है आपका दक्षिण कोरिया का मुद्रा है। घटनाओं पर ध्यान दें, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। हरित क्रांति का प्रारंभ, तो हरित क्रांति का प्रारंभ जो है आपका कब होता है? 1966 से 67 में होता है।
1966 से 67 में। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये जो है आपका 1969 में होता है। 19 जुलाई 1969 को 69। गरीबी हटाओ का नारा जो आता है आपका 1971 में आता है। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा आता है। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है जिसे 20 सूत्री कार्यक्रम आपका 1975 में दिया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 से संबंधित है। गरीबी हटाओ आपका 1971 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। कब आया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 4थे पंचवर्षीय योजना में आया था। कब आया था? 4थे पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति का प्रारंभ आपका 1966 से 67 में हुआ था। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 सभी जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य सेवा क्षेत्र से, रक्षा एवं सुरक्षा से, चयनित आधारभूत उद्योग से, लोहा एवं इस्पात उद्योग से। तो इसका आंसर है आपका सी, चयनित आधारभूत उद्योग से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर ऐसे उद्योग हैं जो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। ये 8 कौन से सेक्टर हैं? कोर सेक्टर में देखते हैं तो आपके इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत, इन 8 बुनियादी उद्योगों की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में हिस्सेदारी कितनी है? टोटल 40.27% है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा ऐसा कार्य है जो आरबीआई नहीं करता है? साख नियंत्रण, विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन, मौद्रिक नीति का निर्माण, विदेशी व्यापार का नियमन। तो इसका आंसर है आपका डी, विदेशी व्यापार का नियमन जो है आरबीआई नहीं करता है। बाकी आपके मौद्रिक नीति का निर्माण, करेंसी का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेशी विनिमय कोष की रखवाली, ये सभी आपका आरबीआई करता है। विदेशी व्यापार का नियमन जो है वाणिज्य मंत्रालय करता है। कौन करता है? वाणिज्य मंत्रालय। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था आरबीआई का? तो 1949 में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती हैं श्रम नीति के नियंत्रण में, साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में, राजकोषीय नीति नियंत्रण में, साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों में। तो इसका आंसर है आपका बी, साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में जो है आपका खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित हैं। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में साख नियंत्रण के लिए 2 विधियां अपनाई गई हैं। पहला परिणात्मक और दूसरा है गुणात्मक। तो परिणात्मक में आपका खुले बाजार की नीति आती है। इसमें और कौन कौन से हैं? तो परिणात्मक में आपका साख नियंत्रण के लिए जो है CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी यूज की जाती हैं। और गुणात्मक में कौन सा यूज की जाती है? तो मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव, साख की राशनिंग, उपभोक्ता उधार का नियमन, ये सभी आपका गुणात्मक में की जाती हैं, गुणात्मक मौद्रिक नीति के तहत की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं एवं निर्यात सस्ते, निर्यात महंगे हो जाते हैं, आयात सस्ते, आयात और निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं, आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो है सस्ते हो जाते हैं। अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देना। जब किसी देश के भुगतान में संतुलन में मौलिक असंतुलन आ जाता है तब जो है देश की मुद्रा की स्थिति में सुधार लाने के लिए ऐसी नीति अपनाई जाती है, मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार नहीं प्राप्त करता तो उसे क्या कहते हैं? दैनिक स्थिति का बेरोजगार, साप्ताहिक स्थिति का बेरोजगार, सामान्य स्थिति का बेरोजगार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, जब कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक
रोजगार नहीं प्राप्त करता तो उसे सामान्य स्थिति का रोजगार कहते हैं। चालू साप्ताहिक स्थिति का रोजगार क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं पाता तो उसे हम क्या कहते हैं? चालू साप्ताहिक स्तर का रोजगार कहते हैं। और चालू दैनिक क्या होता है? चालू दैनिक स्थिति, यदि किसी व्यक्ति को किसी दिन विशेष में 1 घंटे का भी रोजगार न मिले तो उसे चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार कहते हैं। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? केलकर समिति, यशवंत सिन्हा समिति, राजा जे चलैया समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, राजा जे चलैया समिति के द्वारा ही, मतलब इन्होंने सिफारिश की थी, तब जाके सेवा कर लागू किया गया था। ये कब हुआ था? तो ये जो है आपके 1994-95 में, 1994-95 के केंद्रीय बजट में प्रारंभ किया गया था। और वर्तमान में सेवा कर का वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम क्या कहते हैं? जीएसटी के तहत सेवा कर का विलय कर दिया गया है। भुगतान बैंकों की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा दिया गया है? देखते हैं, रंगराजन समिति, राकेश मोहन, विमल जालान, नचिकेत मोर समिति। तो इसका आंसर है आपका डी, नचिकेत मोर समिति ने भुगतान बैंकों या पेमेंट बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था। नचिकेत मोर समिति वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकिंग ढांचे के रूप में भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी। इस समिति के गठन कब किया गया था? तो 2013 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 2014 में नचिकेत मोर समिति ने अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंपी थी। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? राजीव कुमार, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, शक्तिकांत दास जो हैं वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। और पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो ओसबोर्न स्मिथ थे। और जो भारतीय मूल के थे वो कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। पहले गवर्नर आपके ओसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन जो भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे? सीडी देशमुख थे पहले। नाबार्ड के संबंध में हम देखते हैं। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित हुआ। यह केवल कृषि संबंधी क्रियाओं हेतु साख सुविधा प्रदान करता है। कौन सा इसमें सही है? तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। देखते हैं हम, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है नाबार्ड का। नाबार्ड ग्रामीण वित्त की शीर्ष संस्था है, मतलब ग्रामीण में सबसे बड़ी संस्था यही है वित्त प्रोवाइड करने वाली या ऋण देने वाली। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों को ये बढ़ावा देती है ऋण देकर। तो ये केवल कृषि के लिए नहीं है, और भी चीज़ों में, और भी सेक्टर में अपना योगदान करती है ऋणों में। क्वेश्चन नंबर है 23, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? गलत हमें पहचानना है। फरवरी 2006 में देश के सभी जिलों में लागू हुआ। इससे ग्रामीण परिवारों की जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि हुई। नरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। तो इसका आंसर है आपका ए, पहला ही ऑप्शन आपका गलत है, बाकी तीनों ही सही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ग्राम से हुआ था। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ग्राम से हुआ था। यह योजना शुरुआती दौर में सिर्फ 200 जिलों में लागू की गई थी, उसके बाद अलग, ये सभी जिलों में लागू हो गई थी, यही गलत है आपका। 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मनरेगा कर दिया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? अन्नपूर्णा योजना, कस्तूरबा विद्यालय योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मध्याह्न भोजन योजना। तो इसका आंसर है आपका बी, 2 और 4 जो है आपका शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1995 को।
शुरुआत हुई थी। यह कार्यक्रम गरीब परिवारों में वृद्धावस्था, जीविकोपार्जन करने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु तथा मातृत्व जैसी स्थितियों के में लाभ लेने के लिए सामाजिक सहायता की राष्ट्रीय नीति शुरू की गई थी। इसमें शामिल कौन कौन सी योजना है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं। इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, कौन सी योजना शामिल है? इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना। कौन सी? निःशक्तता पेंशन योजना। राष्ट्रीय योजना लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय योजना लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा योजना, ये सभी जो हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में शामिल हैं, जबकि आपकी कस्तूरबा और मध्याह्न भोजन शामिल नहीं है। स्वाधार योजना संबंधित है। स्वाधार योजना किससे संबंधित है, देखते हैं। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से, पुरुषों हेतु स्वरोजगार से, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए जो है स्वाधार योजना शुरू की गई है। स्वाधार योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौन शुरू किया गया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह प्रारंभ कब हुआ था, तो 2001 से लेकर 2 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आरबीआई और आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका आंसर है आपका सी, आरबीआई द्वारा जो है आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 27, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रगति की स्थिति दर्शाने के लिए NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जुलाई 2022 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया। इस संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। यह सूचकांक 3 स्तंभों पर बनाया गया है। 3 स्तंभ कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सामान्य, हिमालयी एवं केंद्र शासित क्षेत्रों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। सामान्य श्रेणी के राज्यों में पहला स्थान उड़ीसा का तथा दूसरा स्थान गुजरात का है। सामान्य श्रेणी में आंध्र प्रदेश का तीसरा, मध्य प्रदेश का छठा स्थान है। कौन सा आंसर सही है वो हमें देना है। तो इसका आंसर है आपका ए, 1, 2, 4 तो सही है, लेकिन तीसरा आपका सही नहीं है। यह सूचकांक जो है 3 स्तंभों पर आधारित है, ये बात तो सही है आपकी। सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात प्रथम, दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। तो आपका पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे तो आपका उड़ीसा है, दूसरे स्थान पे आपका आंध्रा है, और पहले स्थान पे आपका उड़ीसा है, और सेकंड पे आपका यूपी है, थर्ड पे आपका गुजरात है, और चौथे स्थान पे आपका गुजरात आता है। तो यहाँ पे दूसरा ही गलत है, मतलब ये तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। उड़ीसा का तो पहला स्थान है, लेकिन गुजरात का चौथा स्थान है, यूपी का सेकंड आता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन आपका सही है। 28 में हम देखेंगे, विभिन्न देशों में FDI के अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के आंकड़े प्रति वर्ष जारी किए जाते हैं। ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? विश्व बैंक, MFI, अंकटाड द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो इसका आंसर है आपका सी, अंकटाड द्वारा जो है प्रति वर्ष जारी किया जाता है आपका ये रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट विभिन्न राष्ट्रों में विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के संबंध में अंकटाड की वार्षिक रिपोर्ट है। ये अंकटाड जो है यूएनओ का व्यापार एवं निवेश से संबंधित निकाय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी अंकटाड की? तो 1964 में अंकटाड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार एवं निवेश में वृद्धि करके विकासशील देशों के विकास में सहायता पहुंचाना है। इसमें टोटल 195 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है अंकटाड का? तो जिनेवा में है। भारत की 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस तारीख से किया है? तो ये देखते हैं किस तारीख से किया है। तो इसका आंसर है आपका बी, 28 जुलाई 2022 से किया गया है।
भारत की 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 जुलाई 2022 से नई दिल्ली से शुरू की है। कहाँ से? नई दिल्ली से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में स्थान है। कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है तीसरा स्थान है। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का अमेरिका व चीन के पश्चात विश्व में तीसरा स्थान है। 2022-23 की खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा धान के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई थी? तो ये जो है 100 रुपये की वृद्धि की गई थी। 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा 8 जून 2022 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। मार्च 2022 के अंत में मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी का आरोही क्रम में लिखना है हमें। तो देखते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर है आपका बी। सबसे पहले आपका BSNL, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, रिलायंस, जियो। तो यहाँ पे देखें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, क्या नाम है? नियामक प्राधिकरण ट्राई, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 के अंत में मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी देखते हैं हम। तो आपका जियो की हिस्सेदारी, रिलायंस जियो की हिस्सेदारी आपका 35% के राउंड है। भारतीय एयरटेल का आपका 31 और वोडाफोन आइडिया का आपका जो हो गया 22.83 है। BSNL का आपका 9.96 है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं क्रम में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित मुद्रास्फीति की दर के आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ये कब कब जारी किए जाते हैं? तो इसका आंसर है आपका ए, प्रति माह जो है जारी किए जाते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, CPI आधारित मुद्रास्फीति की दर के आंकड़े केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पे जारी किए जाते हैं। CPI का आधार वर्ष क्या है? तो 2012 है। 2012 को जो है आधार वर्ष माना गया है CPI का। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान मई 2021-22 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। तो इसका आंसर है आपका ए, 314.51 मिलियन टन जो है उत्पादन अनुमानित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2021-22 के लिए सरकार को कितना लाभांश हस्तांतरित किया गया है? तो ये जो है आपका 30,307 करोड़ रुपए हस्तांतरित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लेखा वर्ष अप्रैल मार्च 2021-22 के लिए 30,307 करोड़ का लाभांश सरकार को हस्तांतरित किया है। पिराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य क्या है? तो इसका आंसर है आपका सी, 305 रुपये जो है आपका पिराई सत्र अक्टूबर सितंबर में 2022-23 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य 15 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि कर सरकार ने जो है अगस्त 2022 में इसका कितना मूल्य कर दिया है? तो 305 रुपये कर दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कृषि एवं संबद्ध का सकल मूल्य वर्धन में योगदान अनुमानित है, यानी GVA का कितना योगदान है? तो ये है आपका सी, 18.8% जो है आपका GVA का योगदान है कृषि में। कृषि और जो उससे जुड़े क्षेत्र हैं उनका योगदान कितना है? 18.8%। सेवा का उद्योग कितना है? मतलब सेवा का जो अनुमानित कहेंगे योगदान कितना है सेवा क्षेत्र का? तो ये आपका 53% और उद्योग का कितना है? तो 28%, 28.2% है उद्योगों का योगदान। अब कृषि का योगदान कितना है अर्थव्यवस्था में, मतलब आर्थिक समीक्षा में? तो ये आपका 18.8%। तो याद रखिएगा कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान दिया है कि
भारतीय कृषि कितना योगदान करती है आपका जीडीपी में, उद्योग कितना करता है और सेवा कितनी करता है। तो कृषि आपका 18.8%, उद्योग आपका 28.2%, सेवा आपका 53%। तो सबसे ज़्यादा योगदान कौन कर रहा है, सेवा क्षेत्र कर रहा है। भारत द्वारा 2021 में किए गए कुल वस्तुगत निर्यातों में सर्वाधिक निर्यात किन दो देशों को किए गए हैं। तो देखते हैं किन दो देशों को किए गए हैं। चीन अमेरिका, चीन यूएई, अमेरिका यूएई, अमेरिका सिंगापुर। तो इसका आंसर है आपका सी, अमेरिका और यूएई को जो है सबसे ज़्यादा निर्यात किए गए हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के वस्तुगत निर्यातों में सबसे ज़्यादा निर्यात जो है पहले अमेरिका को किया गया है, अमेरिका को 18% किया गया है। उसके बाद आपका यूएई को किया गया है, कितना 6.6% किया गया है, फिर चीन को किया गया है। तो याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार के बजट में कुल प्रस्तावित खर्च कितना था। तो टोटल खर्च कितना प्रस्तावित किया गया था, तो ये आपका बी ऑप्शन 39,44,909 करोड़ रुपए जो है कुल प्रस्तावित खर्च था बजट का। क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्र सरकार ने 2022-23 के बजट में कितनी धनराशि सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कितना लक्ष्य निर्धारित किया है, इसका आंसर है आपका ए 65,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार ने 2022-23 में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश द्वारा जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहेगा, यह कौन सा अनुमान लगाया गया है। तो ये आपका 6.4% रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, NAFED संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये आपका जो है कृषि विपणन से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे हम क्या कर रहे हैं, NAFED, इसका फुल नाम क्या है हम बताते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। NAFED का फुल फॉर्म है। हिंदी में से क्या कहते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ कहते हैं। ये किससे संबंधित है, तो ये आपके कृषि विपणन से संबंधित है। इसकी स्थापना कब की गई थी NAFED की, 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो कौन करता है आपका निर्धारण, तो इसका आंसर है आपका सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से 1965 में किसकी स्थापना की गई थी। तो 1965 में आपका कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में 1985 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, 1985 में तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका नाम कर दिया गया है। प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं, क्या कहते हैं ऐसे वक्र को, कुजनेट्स, लॉरेंज, बेकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, बेकर वक्र कहते हैं। प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को बेकर वक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। तो इसका आंसर है आपका सी, RBI जो है आपके भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र आधिकारिक भारत सरकार को माना गया है। सिक्का निर्माण का दायित्व सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत भारत सरकार का है। तो इस तरह से आपका सिक्का कौन जारी करता है, RBI जारी करता है। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है।
इक्वाडोर, मॉरिशस, सिंगापुर, अल सल्वाडोर। तो इसका आंसर है आपका डी, अल सल्वाडोर जो है सितंबर 2021 में, कब, सितंबर 2021 में अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री पोषण योजना किस पूर्ववर्ती योजना को विस्थापित करती है? मिड डे मील, मातृत्व सहायता कार्यक्रम, स्वाधार योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए, मिड डे मील जो है आपको प्रधानमंत्री पोषण योजना किसको विस्थापित कर रही है, किसको हटा रही है? मिड डे मील योजना को। मतलब इसी के स्थान पे अब हम क्या कहेंगे? मिड डे मील को प्रधानमंत्री पोषण योजना कहेंगे। और ये मिड डे मील आपके शुरू कब हुई थी? तो 1995 में शुरू हुई थी। नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है देखते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का स्थान जो है तीसरा है। विभिन्न राज्यों में वैश्विक बहुआयामी निर्धनता की स्थिति जानने, जिसमें आर्थिक सुधारों का संचालन किया जा सके, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। और जब 21 में जो जारी हुई है उसमें जो है यूपी का स्थान किस नंबर पे आता है? तो ये तीसरे नंबर पे यूपी आता है। पहले नंबर पे आपका बिहार है। सर्वाधिक निर्धनता कहाँ पे है? बिहार में है। दूसरे पे आपका झारखंड है। तीसरे पे आपका यूपी है। तो तीनों ही डेटा याद रखिएगा। 2023 को ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किसने घोषित किया है? यूएनओ, AFO, ILO, यूनिप। तो इसका आंसर है आपका बी है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 2023 को ज्वार बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर है 50 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त योजनाओं के प्रारंभ होने का सही क्रम हमें मिलाना है। तो देखते हैं कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई है। तो सौभाग्य योजना जो है आपका, सौभाग्य योजना कब शुरू हुई है? तो 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना शुरू हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो ये आपका शुरू हुई थी 2019 में। 2019 में कब हुई थी? तो 24 फरवरी 2019 को। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत हुई थी। तो कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे फसल जल जीवन मिशन आपका कब शुरू हुई? तो 2019 में शुरू हुई। और सौभाग्य योजना आपका 2017 में शुरू हुई थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन हम देखेंगे 51। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई है? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1 जनवरी 1965 को की गई है। खाद्यान्न जांच समिति, अशोक मेहता समिति जिसे हम कहते हैं, 1957 में यह संस्तुति की कि सरकार को धीरे धीरे नियोजित रूप से खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहिए। तो भारतीय खाद्य निगम, या जिसे हम FCI कहते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 को की गई है। ये किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा सुमेलित है? देखते हैं कौन सा सुमेलित है। तो ये आपका BC ऑप्शन जो है सुमेलित है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड आपका हैदराबाद में है। और के बारे में देख लेते हैं। मसाला बोर्ड आपका कहाँ है? तो ये कोच्चि में है। रदर बोर्ड कहाँ है? ये आपका कोट्टायम में है। तंबाकू को बोर्ड कहाँ है? तो तंबाकू बोर्ड आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना में नहीं, आंध्रा में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही है। मसाला बोर्ड कोच्चि में, रबर बोर्ड आपका कोट्टायम में, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में और तंबाकू बोर्ड आपका गुंटूर तेलंगाना में। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही है। किसानों की सहायता हेतु किसान कॉल सेंटर योजना कब प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है आपका ए, जनवरी 2004 से जो है आपका किसान कॉल सेंटर योजना प्रारंभ की गई थी।
अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये कौन सी कंपनी है, देखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। तो इसका आंसर है आपका सी, पीएफसी को जो है आपका अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लिए महारत्न चुना गया था। तो अब टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो टोटल 12 महारत्न कंपनियां हैं। मई 2022 में पेश किए गए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार कितना है, देखना है हमें। तो इसका आंसर है आपका सी। तो ये है आपका 6,15,518 करोड़ रुपए आपका उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार था। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 56। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हमें देखना है। यह विकसित एवं विकासशील देशों में भूखमरी की स्थिति का आकलन करती है। 2021 में 116 देशों के लिए यह जारी किया गया, जिसमें भारत का 101 स्थान था। सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच होता है। सूचकांक जितना अधिक होगा भूख की स्थिति उतनी ही विकराल होगी। सूचकांक के आकलन में 4 पैरामीटर्स अंडर न्यूट्रिशन, 4 पैरामीटर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग व चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये 4 पैमाने हैं आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। बाकी जो है बी, सी, डी तीनों ही सही हैं। विभिन्न राष्ट्रों में जो भूखमरी की स्थिति को निरूपित करने के लिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है, वो सिर्फ आपके विकासशील देशों के लिए जारी किया जाता है, न कि विकसित देशों के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 57। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 2022 की थीम क्या थी? तो 2022 की थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। क्या थी? फेयर बाय डिजिटल फाइनेंस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ था यह अधिनियम? तो यह जो है 2006 में प्रभावी हुआ था। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, यह अधिनियम मई 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 23 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस पर स्वीकृति दी थी। और 10 फरवरी 2006 से, कब से? 10 फरवरी 2006 से यह प्रभावी रूप से लागू हो गया है। आगे चलते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका डी। प्रधानमंत्री का नवीन 15 सूत्री कार्यक्रम, जो 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। ये आपका 15 सूत्री कार्यक्रम किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संबंधित है। राजकोषीय स्थिति एवं मौद्रिक नीति की सीमा मानी जाती है करारोपण को, घाटा वित्तीयन को, सार्वजनिक ऋण को, सार्वजनिक व्यय को। तो इसका आंसर है आपका बी। घाटा वित्तीयन को जो है राजकोषीय स्थिति एवं मौद्रिक नीति की सीमा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 61। राजस्व व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था में किसी भी संपत्ति या पूंजी का निर्माण सृजन नहीं होता। राज्य सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान भी केंद्र के लिए किसी संपत्ति का सृजन नहीं करता, इसलिए यह राजस्व व्यय में शामिल होता है। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं कि राजस्व व्यय वे व्यय हैं जो सरकारी विभागों तथा सेवाओं को सामान्य रूप से चलाने के लिए दिए जाते हैं विगत वर्षों में। ऐसे व्यय होते हैं ये जिनके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में संपत्ति या पूंजी का जो है सृजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है 62। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है?
तो भारत का जो है 37वां स्थान है। स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, IMD कहते हैं, द्वारा विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग का आकलन करके एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। यह टोटल 63 देशों का आकलन करती है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है, 37 नंबर पे है। अब पिछले वर्ष 2021 में भारत का स्थान क्या था, तो 43 था 2021 में। क्वेश्चन नंबर है 63। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में किस जगह संपन्न हुआ है, तो ये आपका हुआ है जिनेवा में संपन्न हुआ है। वैश्विक व्यापार एवं निवेश की निगरानी करने वाली संस्था विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO कहते हैं, उसका 12वां मंत्री सम्मेलन कहाँ हुआ है, मंत्री स्तरीय, जिनेवा में हुआ है। कब हुआ है, तो 11 से लेकर 17 जून 2022 को हुआ है। और भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA मई 2022 में प्रभावी हुआ है, तो ये है आपका सी। संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने जो है 18 फरवरी 2022 को CPA को लागू किया है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 मई 2022 से प्रभावी हो गया है ये। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करती है, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना, दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, शहरी महिलाओं को रोजगार। तो इसका आंसर है आपका ये महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। ये कौन सी योजना संबंधित है, तो स्वावलंबन योजना से संबंधित है। 1982-83 में समूचे देश में इसे शुरू किया गया था, स्वावलंबन योजना। क्वेश्चन नंबर है 66, वित्त आयोग हैं, दूसरी तरफ अध्यक्ष हैं, इनका मिलान करना है हमें, देखते हैं। तो पहले वित्त आयोग कौन थे आपके अध्यक्ष, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। और दूसरे के कौन थे, तो दूसरे के आपके केसी पंत थे। यहाँ पे पहला तो दिया है, उसके बाद 10वां दिया है। पहले के आपके केसी नियोगी थे, 10वें के आपके केसी पंत थे, और 12वें के जो हैं आपके सी रंगराजन थे, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं आपके NK सिंह हैं। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में दिया गया है, प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, सार्वजनिक उद्यम में सरकार की अंशधारिता में कमी लाना विनिवेश कहलाता है। विनिवेश निजीकरण का करने का माध्यम है। लाभ पर काम कर रही किसी सार्वजनिक उद्यम का निवेश नहीं होता है। भारत में विनिवेश का प्रयोग पहली बार 1995-96 में हुआ, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तो इसका आंसर है आपका डी आपका ऑप्शन सही नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए जरा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी जो होती है उसको बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनिवेश कहलाती है। प्रत्येक वर्ष सरकार बजट में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है। तो यहाँ पे जो है भारत में विनिवेश की शुरुआत कब हुई, 1991 में हुई। उस टाइम मनमोहन सिंह क्या थे, वित्त मंत्री थे, न कि 95-96 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 68, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में कथनों पर विचार करना है। ISFR 2021 के अनुसार देखते हैं, देश में कुल वनावरण 71.33 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। देश में कुल वृक्षावरण 9.57 मिली हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल है। तो इस तरह से हम देखेंगे कौन से कथन असत्य हैं।
तो इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन आपका सत्य है, यानी तीसरा आपका गलत है, बाकी सभी जो हैं सही हैं। तो तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि देखते हैं मैंग्रोव जो सर्वाधिक आच्छादित जो 4 राज्य हैं, फर्स्ट पे आपका पश्चिम बंगाल आता है, WB जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, और सेकंड पे आपका गुजरात आता है, गुजरात आपका सेकंड पे हो गया। थर्ड पे आपका जो है अंडमान निकोबार आता है, अंडमान निकोबार आपका थर्ड पे आता है। फोर्थ पे आपका आंध्रा आता है, आंध्र प्रदेश जिसे हम कहते हैं। बाकी सभी कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 69। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा FDI आती है? तो देखते हैं निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल क्षेत्र। तो इसका आंसर है आपका सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा FDI आती है भारत में। भारत में वित्त वर्ष में 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? सक्सेना समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, हाशिम समिति। इसका आंसर है डी, हाशिम समिति ने जो है आपका BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से जो समिति गठित की गई थी BPL परिवारों को पहचान के लिए, वो कौन सी समिति थी? तो हाशिम समिति थी। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में किया गया था, इसीलिए इसे हाशिम समिति भी कहते हैं। यह गठित कब किया गया था? तो दिसंबर 2012 में यह समिति गठित की गई थी। आगे देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी का? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 1 होती है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 होती है, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर है आपका बी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब यही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। इसमें क्या होता है? श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो होती है 0 होने को छिपी रोजगारी या बेरोजगारी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब किसी रोजगार या किसी काम में जितने श्रमिकों की वास्तव में आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा श्रमिक काम कर रहे होते हैं उस क्षेत्र में, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है आपका सी, मध्य प्रदेश ने किया था। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? MP है। तो ये पहली बार जारी कर रहा है, पहला राज्य है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाला। जिसने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट वर्ष कब जारी की थी? तो 1995 में जारी की थी। क्वेश्चन नंबर है 73, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? ICICI, IDBI, IFCI, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, सभी जो हैं इसमें शामिल हैं। ICICI की जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी, 1955 में, और IDBI की स्थापना आपका जुलाई 1964 में हुई है, 1964 में, और IFCI की स्थापना 1948 में हुई है। तो स्थापना वर्ष भी याद रखिएगा तीनों का ही। कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? कौन सी मुद्राएं हैं जो कृत्रिम समझी जाती हैं? ADR, GDR, SDR, ADR और GDR। तो इसका आंसर है आपका सी, SDR को जो है कृत्रिम मुद्रा समझा जाता है। ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती तथा केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम मुद्रा कहते हैं। और SDR को हम क्या कहते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ऐसी मुद्रा है जो IMF के लेन देन के लेखांकन के लिए इस्तेमाल
की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, SGR कहते हैं। ADR के बारे में जान लेते हैं। तो ADR का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तथा GDR जो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये आपका फुल फॉर्म है ADR और GDR के। क्वेश्चन नंबर है 75। नीचे दिए गए कथन के बारे में हमें जानना है। कथन और कारण है, राजकोषीय घाटा सदैव बजटीय घाटे से बड़ा होता है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देवताओं से लेकर अपने खर्च को पूरा करना। तो इसका आंसर है आपका A। कथन और कारण दोनों ही सही हैं। राजकोषीय घाटा जो है बजटीय घाटा से बड़ा होता है आपका। इसका मूल कारण क्या है, तो बजटीय घाटा जहां सरकार के कुल व्यय एवं कुल प्राप्तियों का अंतर होता है, वहीं राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर होता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका ये पॉइंट कि राजकोषीय घाटा जो है कुल आय, देश में जितनी भी आय है, कुल आय और कुल व्यय का अंतर होता है। जबकि बजटीय घाटा किसका अंतर होता है, कुल व्यय कितना किया गया है, कुल प्राप्त कितना किया गया है, उसका अंतर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 76। घरेलू आय से आशय है किसी देश के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय, किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय, किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा अर्जित आय, भौगोलिक सीमा में स्थित देश के निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय। तो इसका आंसर है आपका C। देश की किसी आर्थिक सीमा में स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा अर्जित कुल आय। घरेलू आय किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों से उत्पन्न आय है। दोनों ही निवासी तथा गैर निवासी इन इकाइयों को साधन सेवा देते हैं, इसलिए घरेलू आय के दो हिस्सेदार होते हैं, निवासी तथा गैर निवासी। जबकि राष्ट्रीय आय में किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा हेतु किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो इसका आंसर है आपका A। बाघवा समिति की नियुक्ति की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2006 में पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश DP वाधिया की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 2010 में प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर है 78। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर तक की सिंचाई की जाती है? तो इसका आंसर है आपका C। 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की सिंचाई आपकी की जाती है मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत। 1978-79 के बाद से योजना आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं को एक नए आधार पर 3 भागों में बांटा था। बृहद सिंचाई परियोजना को हम क्या कहते हैं? तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक की जो वेल होगा आपका, वो क्या कहलाएगा? तो वो आपका बृहद सिंचाई परियोजना के तहत आएगा। और मध्यम सिंचाई परियोजना में क्या आएगा? तो 2000 से लेके 10,000 तक के क्षेत्र आएंगे जो हेक्टेयर होंगे, और लघु सिंचाई में 2000 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र आएंगे। 79 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा 2018 के अनुसार लघु उद्यमों में वार्षिक टर्नओवर की सीमा है। कितनी सीमा है अब ये? विनिर्माण क्षेत्र में। तो इसका आंसर है आपका D। उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि MSME वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है। उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अंदर ही रहता है। वो सीमा कौन सी है? तो देखते हैं हम। 7 अप्रैल 2018 से नई परिभाषा लागू की गई है MSME की। तो अब इसकी सीमा जो है 5 करोड़ से लेके 75 करोड़ के बीच होगी। 75 करोड़ के बीच होगी इसका वार्षिक टर्नओवर। तो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि 2018 की परिभाषा में कितनी दी गई है? 5 से लेके 75 करोड़ तक।
एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? कौन जारी करता है? तो ये आपका एशियन विकास बैंक द्वारा जारी किया जाता है। एशिया के विभिन्न क्षेत्रों देशों में विकास की स्थिति, विद्यमान आर्थिक समस्याओं एवं चुनौतियों आदि के संबंध में मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि, भूजोत का छोटा आकार। तो इसका आंसर है आपका सी, सहकारी कृषि इससे संबंधित नहीं है। 20वें दशक के प्रारंभ में भारत में सहकारी कृषि की दिशा में प्रयास आरंभ हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कथन और कारण दिए हैं। सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। तो इसका आंसर है आपका बी। दोनों ही आपके ऑप्शन सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। मूल्य बढ़ोतरी में व्यापारी वर्ग को लाभ तथा उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है। पुनः वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने से मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, जिसके कारण उतनी ही मुद्रा से पूर्व की अपेक्षा कम वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, नरसिम्हन समिति का संबंध है? किससे संबंध है इनका? तो देखते हैं। बैंकिंग संरचना सुधारों से नरसिम्हन का समिति का संबंध है। अगस्त 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने वित्तीय क्षेत्र के सभी पहलुओं में सुधार हेतु नरसिम्हन समिति की अध्यक्षता में, मतलब नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें उन्होंने बैंकिंग सुधार के लिए बात की थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1998 में प्रस्तुत की थी। भारत WTO का सदस्य बना? कब बना भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य? तो भारत जो है 1995 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनता है, 1 जनवरी 1995 के। और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो 164 सदस्य हैं। इसकी सदस्यता जो अंतिम रूप से नवीनतम राष्ट्र कौन सा है जिसने ली है? तो वो है आपका अफगानिस्तान। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किस वर्ष घोषित किया गया है देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, 94 से जो है लाया गया है। रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं को रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन करना है। चालू खाते पर जो है रुपए को अगस्त 1994 से परिवर्तनीय बनाया गया है। पूंजी खाते में अभी पूर्ण परिवर्तनीयता लागू नहीं है, इम्पोर्टेंट है। और पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के लिए तारापोर समिति का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश कब पारित किया गया? तो यह जो है आपका 24 नवंबर 2020 को पारित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित किया गया है। अब क्या होगा कि अब जबरन धर्मांतरण 10 वर्ष के कोई भी अगर व्यक्ति जबरन धर्मांतरण कराता है, एक धर्म से दूसरे धर्म में अंतरण कराता है या तबादला कराता है, तो उसे क्या होगा? 10 वर्ष का कारागार किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे नया ताजे वाला बैराज के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका ए, हथनी कुंड बैराज को जो है नया ताजे वाला बैराज के रूप में जाना जाता है। हथनी कुंड बैराज 5 राज्यों हरियाणा, हिमाचल, यूपी, दिल्ली, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1872 में सहारनपुर के पास यमुना नदी पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है आपका बी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को जो है गौरव प्राप्त है। 89 नंबर देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। नरसिंह नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, तो ये सुमेलित है आपका। ख्याल नृत्य जो है बुंदेलखंड से संबंधित है, ये भी सुमेलित है। नटवरी नृत्य आपका पूर्वांचल से संबंधित है,
तो नटवरी नृत्य किससे संबंधित है? पूर्वांचल से। जोगनी नृत्य आपका किससे संबंधित है? तो अवध से। तो इस तरह से आपका 1 और 2 जो हैं सुमेलित हैं, जबकि 3 और 4 सुमेलित नहीं हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 है, सत्यम शिवम सुंदरम किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये है आपका शिवनंदन नौटियाल का। सत्यम शिवम सुंदरम शिवनंदन नौटियाल का प्रसिद्ध चित्र है। विश्वनाथ मेहता के प्रसिद्ध चित्र प्यासा ऊंट, सुहाग बिंदी, रामचंद्र शुक्ला के चित्रों में पश्चाताप, प्रतिशोध, आकांक्षा तथा दया विख्यात है। क्वेश्चन नंबर है 91, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सैयद सलार मेला आपका कहाँ लगता है? तो बहराइच में लगता है। देवा शरीफ का मेला आपका कहाँ लगता है? तो बाराबंकी में। कालिंजर का मेला आपका बांदा में, और सोरो मेला का मेला आपका कासगंज में लगता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अभ्युदय योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अभ्युदय योजना का संबंध जो है आपका प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग से संबंधित है। ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही योजना है, अभ्युदय योजना, IAS PCS की तैयारी करवाने के लिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? संगीत घराना और संस्थापक हैं, देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। रामपुर घराना से संबंधित हैं नेमत खां सदारंग, सहारनपुर घराने से संबंधित है आपके खलीफा मोहम्मद, और अतरौली घराने से संबंधित हैं काले खां व चांद खां। ये सभी संबंधित है, लेकिन सी ऑप्शन आपका गलत है, ये संबंधित नहीं है। किराने घराने से जो संबंधित हैं वो कौन है? तो ये हैं आपके अली खां, वंदे अली खां, वंदे अली खां, जिसमें और भी लोग हैं भीमसेन जोशी, गंगू बाई, हंगल अब्दुल करीम खां, ये सभी भी संबंधित है आपके किराने घराने से। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्राचीन भारत में स्थापित विहारों एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सही युग्मों का हमें पहचान करना है। तो देखते हैं कौन कहाँ व्यवस्थित है। स्वर्णगंध कुटी विहार जो है कहाँ पे है? तो ये आपके श्रावस्ती में है। मूलगंध कुटी विहार आपका कहाँ है? तो सारनाथ में है। कुक्कुट राम विहार कहाँ पे है? तो ये आपका सारनाथ में है। कुक्कुट राम विहार भी आपका कहाँ पे है? सारनाथ में है। और सरधर्म चक्र विहार कहाँ है? तो ये आपका जो है कौसाम्बी में है। तो कौन सा सुमेलित है? डी ऑप्शन आपका सुमेलित है, बाकी कोई भी सुमेलित नहीं है। कौन सा युग में आपका सुमेलित है देखते हैं। डोलोमाइट कहाँ मिलता है? तो सोनभद्र में मिलता है। बॉक्साइट आपका ललितपुर में मिलता है। कांच बालू आपका शंकरगढ़ में मिलता है। जिप्सम आपका झांसी में मिलता है। तो इस तरह से सभी जो हैं सुमेलित हैं। डोलोमाइट सोनभद्र, बॉक्साइट ललितपुर, कांच बालू शंकरगढ़, जिप्सम आपका झांसी में। क्वेश्चन नंबर 96, कृषि विश्वविद्यालयों में से कौन सबसे पहले स्थापित हुआ? सबसे पहले कौन सा स्थापित हुआ यही देखना हमें। तो देखते हैं, इसका डी ऑप्शन आपका सही है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1975 में स्थापित हुआ था। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या आपका 1976 में स्थापित हुआ था। सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ जो है ये कब स्थापित हुआ? तो 2000 में। और बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2010 में स्थापित हुआ था। तो इस तरह से हम देखेंगे तो सबसे पहले आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1975 में स्थापित हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने हेतु कितने अंकों की यूनिकोड प्रणाली शुरू की है? तो इसका आंसर है आपका 16। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग ने 16 अंकों की यूनिकोड प्रणाली को शुरू किया है। तो इसमें जो 16 अंक है वो किसको किसको दर्शा रहे हैं? 16 अंकों के पहले 6 अंक भूमि पर निर्भर जनसंख्या को है, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो पहले 6 अंक हैं ये भूमि पर निर्भर जनसंख्या है। अगले 4 अंक जो उसके बाद के 4 अंक है भूमि की विशिष्ट पहचान है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 98, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड का गठन
कब हुआ था? तो इसका गठन जो है आपका 1949 में हुआ था। गन्ना विकास परिषदों को सहयोग देने के लिए 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर है 99। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है चौरसिया नृत्य कहलाता है। जौनपुर के कहारों द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है उसे क्या कहते हैं? चौरसिया नृत्य कहते हैं। कौन सा गलत सुमेलित है? देखते हैं। शहनाई उत्सव आपका वाराणसी से संबंधित है। केला उत्सव आपका कुशीनगर से संबंधित है, कुशीनगर। काला नमक महोत्सव आपका सिद्धार्थनगर से संबंधित है। गुड़ महोत्सव आपका लखनऊ से संबंधित है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार पुनः कहाँ से कहाँ तक कर दिया गया है? तो इसका आंसर है आपका सी, हरिद्वार से वाराणसी तक यह किया गया है। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस वे को अब हरिद्वार से वाराणसी तक बनाया जाएगा। हरिद्वार से वाराणसी तक बनने वाला यह एक्सप्रेस वे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसकी लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी? तो 745 किलोमीटर हो जाएगी। ये कितने जिलों से होके जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें जिससे आपको भी तैयार हो जाए। विश्व की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेला को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है आपका सी, 2017 में इसे शामिल किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेले को जो है यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो 2017 को शामिल किया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। सोनभद्र जनपद से सटे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो सोनभद्र राज्यों से जो सटे टोटल राज्य वो कितने हैं? 4। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से मध्य प्रदेश आपका लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है, झारखंड लगता है और बिहार लगता है। तो टोटल 4 राज्य लगते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। वैधानिक नगरों की न्यूनतम संख्या वाला जिला कौन है? श्रावस्ती है आपका। वैधानिक नगरों की कुल अधिकतम संख्या वाला जिला कौन सा है? बदायूं है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? बलरामपुर में है। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? तो गौतम बुद्ध नगर में है। इस तरह से हम देखेंगे तो सभी जो हैं सुमेलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 105 है। देवदारी तथा राजदारी नामक जल प्रपात उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो ये है आपका डी, चंदौली में जो है आपका ये जलप्रपात स्थित है। 1997 में वाराणसी से इस जिले को अलग किया गया था, चंदौली को 1997 में। 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या का योग है। तो देखते हैं 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हम संख्या लेते हैं। एक से अगर हम 100 को विभाजित करेंगे हो जाएगा। दूसरा हमारा 2 से करेंगे तब भी 100 को विभाजित हो जाएगा। 4 से करेंगे तब भी 100 विभाजित हो जाएगा। 5 से करेंगे एंड 10, 20, 25, 50, 100। तो टोटल हमारी ये संख्याएं हैं जिससे हमारा 100 विभाजित हो जाएगा। इन सभी को जोड़ने पे कितना आएगा? तो 1 में 2 जोड़ेंगे हमारा 3 हो जाएगा, प्लस 4 ऐसे जोड़ के हम लाएंगे, टोटल हो जाएगा आपका 217। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 107। यदि किसी संख्या का 3/8 तथा 2/7 का योग 370 हो तो यह संख्या होगी। यह संख्या क्या होगी? तो यह संख्या आपका 560 होगी। यदि 5, 10, 15 तथा x का औसत 20 है तो x का मान कितना होगा? देखते हैं यहाँ पे x का मान कितना होगा। तो 5, 10 और 15 प्लस तथा x का औसत 20 है। तो यहाँ पे हम जोड़ लेंगे, 5 को जोड़ा, 10 को जोड़ा, 15 को प्लस x को जोड़ते हैं और फिर औसत जितना होता है, जितने संख्याएं होते हैं उससे भाग दे देते हैं। तो 4 से हमने भाग दे दिया और औसत कितना दिया हुआ? 20 दिया हुआ है। तो टोटल हमारी यह x = हो जाएगा आपका 80 में से 30 गया, टोटल 50 आ जाएंगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी।
एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या होगी आपकी 25। 500 व्यक्तियों के एक समूह में 300 व्यक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं, 120 केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? दोनों बोल सकने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो होगी वो आपकी 80 होगी। टोटल आपका 500 विद्यार्थी हैं, 500 माइनस हम कितना करेंगे? तो 300 माइनस 300 प्लस 120 कर देंगे, तो इसको हटाने पर हमारा कितना बचेगा? 80 बचेगा। निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आता है? तो देखते हैं कौन सा अक्षर आएगा। तो डी में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो एफ का वैल्यू आ जाता है, डी की वैल्यू 4 होगी, एफ की वैल्यू आपकी 7 होगी, सॉरी एफ की वैल्यू आपकी 6 होगी, आई की वैल्यू 9 होगी और एम की वैल्यू आपकी 13 होगी, एक्स की वैल्यू आपकी 24 होगी। इस तरह में हम डी में अगर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 में 4 जोड़ते हैं तो आपका एम आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डी की वैल्यू हमारी 4 होती, 4 में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो एफ यानी 6 की वैल्यू आ जा रही है और एफ में अगर हम 3 जोड़ रहे हैं, नेचुरल नंबर जोड़ते जा रहे हैं, तो हमारा 9 आ जाएगा, 6 3 9, आई वैल्यू आ गई। और आई में अगर हम 4 जोड़ रहे हैं तो उसमें एम हमारा आ गया कि 9 4 13 हो जाता है। और एम में अगर हम 5 जोड़ रहे हैं, 13 में हम 5 जोड़ रहे हैं तो 18 आ जा रहा है आर की वैल्यू। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा आर ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। श्रेणी दिया है 4 9 25 121 169 279 में लुप्त संख्या हमें बतानी है कौन सी है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 13 का करेंगे तो 169 और 17 का करेंगे तो 289। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। 9 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा? तो 81 वैल्यू आ जाएगी आपकी। बी की आयु ए की आयु की द्विगुनी किंतु एफ से आधी है। ए की आयु का आधा है, सी जो है ए की आयु का आधा है किंतु डी दुगुना बड़ा है। कौन से 2 लोग अधिकतम एवं न्यूनतम आयु वाले हैं? तो पहली शर्त है हमारा कि तो यहाँ पे हम देखेंगे बी की आयु ए की आयु की दुगुनी है। बी की आयु जो है ए से दोगुनी है, हम ये मान लीजिए इसका छोटा तीर, इसका इससे भी बड़ा, किंतु एफ से आधी है। एफ से कौन आधा है? तो बी आधा है, माने एफ से जो है बी छोटा पड़ेगा। सी की आयु जो है ए की आयु का आधा है, तो मान लीजिए ए की आयु इतनी है, सी इससे भी छोटी होगी। डी से 2 गुना बड़ा कौन है? आपका सी है, तो सी से भी मतलब सी डी से भी छोटा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि डी जो है सी से भी छोटा है, तो सबसे छोटा आपका डी हो जाएगा और सबसे बड़ा आपका एफ हो जाएगा। तो ये एफ और डी बी ऑप्शन में है। ए का भाई बी है, बी की पत्नी सी है, ए की बेटी ई जो है ई की बेटी है, डी जो है बी का पुत्र है, एफ जो है ई का भाई है, जी जो है डी की बहन है। तो ए और जी का क्या संबंध है आपस में? तो यहाँ पे हम देखेंगे ए का भाई कौन है? बी भाई है और सी इसकी पत्नी है। बी की पत्नी कौन है? सी है। ई जो है ए की बेटी है, तो ई जो है ए की बेटी बन गई। डी जो है बी का पुत्र है, तो डी कौन है? बी का पुत्र है। और ई जो है एफ का भाई है, ई जो है एफ का भाई है, सॉरी एफ जो है ई का भाई है। जी डी की बहन है, ये जी है, ये डी की बहन है। तो इस तरह से हम देखेंगे ए और जी का क्या संबंध है, ए और जी, तो ये हो जाएगा इसका चाचा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या हमें देखनी है। तो अगर हम 5 में 6 जोड़ेंगे, 5 + 6 जोड़ते हैं
और माइनस के 4 + 7 करते हैं तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई 11। 5 6 11 और 7 4 11, तो 11 - 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम आगे वाला देखेंगे तो 7 6 13 और माइनस के 8 4 12, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यहाँ पे हम लिख के तो यहाँ पे देखेंगे 7 + 6 ये दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो 7 6 13 और 8 4 12, तो जब 13 में से 12 गई तो 1 बचेगा आपका। और 11 5 को जोड़ा, 11 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा, तो 16 में से 9 गई तो टोटल वैल्यू आपकी 7 आ गई। तो इस तरह से जो बीच वाली वैल्यू रहेगी क्या आएगी 7 आएगी। किस केंद्रीय मंत्री ने 13 जुलाई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया था? तो ये है आपके ए मुख्तार अब्बास नकवी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया था। रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर था। क्वेश्चन नंबर 117, संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसकी आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? यह कहाँ हुआ है? तो यह आपके हुआ है वाराणसी में। भारत ने हिंदी या संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की है? तो टोटल कितनी राशि प्रदान की गई है देखते हैं। तो इसका आंसर है बी। इतने अमेरिकी डॉलर आपको प्रदान की गई है। कथनों पर विचार करना है। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाले देश का पहला राज्य केरल बन गया। मिड डे मील एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। तो सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका बी। केवल दूसरा कथन आपका सही है। तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य है। तो केरल नहीं, आपका कौन सा नाश्ता देने वाला है? तो आपका तमिलनाडु राज्य है। आगे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं? तो ये कौन से राष्ट्रपति हैं जो इस रोग से पीड़ित हैं? तो ये हैं चीन के। कौन से रोग से पीड़ित हैं? सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं ये कौन सी बीमारी होती है? आप लोग जरा इसके बारे में सर्च करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। किससे क्या प्रभावित होता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिए जाने की घोषणा है। विश्व खाद्य पुरस्कार विश्व में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार कर उन्नत मानव विकास करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धता को मान्यता देने हेतु प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका सी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। हाल ही में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो है आपका कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया है। हाल ही में कहाँ पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये आपका कहाँ पे आयोजन किया गया है? बीजापुर छत्तीसगढ़, मंडला मध्य प्रदेश, पलामू झारखंड, डूंगरपुर राजस्थान। तो इसका आंसर है बी, मंडला मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है आपका डी, गूगल के साथ जो है हस्ताक्षर किया गया है। पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से 31 तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की विभिन्न बैठकों में जैव ईंधन उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सही कथन का चयन करना है, तो सही कथन है आपका बी। केवल दूसरा ही आपका सही आंसर है, पहला आपका सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन करने की मंजूरी दी है।
इसके तहत पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को पूर्व निर्धारित समय सीमा से 5 वर्ष पहले ही पूरा करने की योजना बनाई गई। ये 5 वर्ष कब है? 2025 से लेके 2026 तक कर दी गई है, न कि 30-31 में। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तीनों ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? गति शक्ति संचार पोर्टल को। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को गतिशील संचार पोर्टल लॉन्च किया है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में है? तो रामगढ़ विषधर आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो ये जो है आपका डी, स्वीडन और फिनलैंड ने जो है नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है। अब बताइए फिनलैंड शामिल हो गया या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। वर्तमान में भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख मोटे अनाज वाली फसलें ज्वार, बाजरा और रागी हैं। सही आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका बी। केवल दूसरा कथन आपका सही है, पहला नहीं सही है। बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? बिहार में किया गया है, ना कि गुजरात में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? तो इसका आंसर है आपका सी, मालदीव में जो है ऐसा कनेक्शन लगाने की बात की जा रही है। किस मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किया है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ऐसा किया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 142वें स्थान से फिसल कर 150वें स्थान पर पहुंच गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन जो हैं आपके सही हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? यह आपकी जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। 3 मई 2022 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का समापन हो गया है। विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये जो है आपका सी ऑप्शन, 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी गई है। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है? कौन सा देश है जो हट गया है? ये आपका रूस है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये है आपका दिसंबर 2024 तक रखने की मंजूरी दी है। किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है आपका डी ऑप्शन, सुखोई 30 से किया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज का संस्करण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हाल ही में किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कौन है ये? ये हैं आपके राजीव कुमार। हाल ही में किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये हैं आपके रानिल विक्रमसिंघे ने जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें।